नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने लिखा धोनी को भावुक पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पत्र में धोनी की प्रशंसा। धोनी ने पीएम के पत्र को ट्वीट कर कहा धन्यवाद। पटना में तेजप्रताप ने ससुर चंद्रिका राय पर बोला जुबानी हमला। चंद्रिका राय के जेडीयू में शामिल होने से बौखलाए तेजप्रताप। कहा जहां से मुकाबला करना है आकर मुकाबला कर ले चंद्रिका राय। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के सामान के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। एसपी विकास बर्मन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पूर्णिया का महाविद्यालय बना नशे का अड्डा। महाविद्यालय में मिली भारी मात्रा में कोकीन। मामले के बारे में कॉलेज के प्रधानाचार्य को खबर तक नहीं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें पीएम ने धोनी की तरफ की और यहां पर काफी कुछ उनके लिए लिखा है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को ही संन्यास की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि 15 अगस्त को जिस तरह आपने अपने स्टाइल में एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर संन्यास की घोषणा की है, वो चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन पूरे देश में चर्चा का विषय भी बना। आपके संन्यास लेने से 130 करोड़ लोग निराश है, लेकिन साथ ही वो आपके योगदान के लिए आभारी भी हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने भारतीय क्रिकेट को अपने अनमोल साल दिए हैं और उसे चरम पर पहुंचाया है। पीएम मोदी की प्रशंसा के बाद कैप्टन कूल ने अपने अलग ही अंदाज में प्रधानमंत्री के पद को ट्वीट किया और लिखा कि एक कलाकार, एक सैनिक और एक खिलाड़ी अपनी मेहनत के बदले सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा के लिए ही उत्सुक रहता है। वो ये चाहते हैं कि उनके कठोर परिश्रम और त्याग को पहचान मिले और उनके बारे में सबको मालूम चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। तो अब की बड़ी खबर आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। नेताओं के दल बदल शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय के बारे में तेजप्रताप ने कहा कि उनके सामने चंद्रिका राय के खड़े होने की औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी चंद्रिका राय को जानते नहीं है। ससुर चंद्रिका राय के साथ साथ तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी नहीं छोड़ा है। उनके बारे में भी कई टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजप्रताप ने कहा कि जिसको जहां से चुनाव लड़ना है वो लड़ ले, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। भाई तो अपना परिवार है ना, वहाँ हमारे सिस्टर है, सिस्टर से मिलने गए। चंद्रिका राय कल तेजप्रताप जी ज्वाइन कर लिए हैं जेडीयू। आपके बारे में काफी भला बुरा उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई पार्टी क्यों नहीं करती है। पहली बात की पर्सनल मैटर है, तो इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और कोर्ट से मनाही है कि इस पर नहीं बोलना है। लेकिन पार्टी तोड़ दी है वो। अब पार्टी उनके तोड़ने से थोड़ी ना पार्टी टूट जाता है। हमारा तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में आके खड़े हैं। पार्टी तोड़ रहे हैं, 3 विधायकों को लेके गए, बोले कि पूरी पार्टी खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है। जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जेडीयू में जाने से कुछ फायदा होगा जेडीयू को? कोई फायदा नहीं है। जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में ट्वीट करके हमारे पास आने वाले हैं। 4-5 दिन में हम आपको न्यूज देंगे खुद। तेजप्रताप जी, नीतीश जी क्या चाहते हैं? नीतीश जी चाहते हैं कि आप लोगों को कमजोर किया जाए। नीतीश जी हो या आरएसएस हो, ये लोग तो शुरू से यही लोग चाहते हैं कि कमजोर हो, लेकिन हम लोग कमजोर थोड़े होते हैं। हम लोग उभर करके सामने आने का काम करते हैं। तो बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। जैसे कि अभी आपने तेजप्रताप को सुना, तेजप्रताप ने साफ तौर पर यहां अपने ससुर चंद्रिका राय पर कई हमले बोले। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो हमारे सामने खड़े हो सके। न सिर्फ अपने ससुर चंद्रिका राय को बल्कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी वो यहाँ पर घसीटते हुए नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर ऐश्वर्या के बारे में भी कई टिप्पणियां की हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐश्वर्या कहां से चुनाव लड़ रही है, तो इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको जहां से चुनाव लड़ना है वो वहां से चुनाव लड़ सकता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर चाहे बात कर ले दल बदल करने की या फिर बात कर ले यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, तो तमाम चीजें
चीजें जो हैं ऐसे वक्त में बिल्कुल आम सी हो गई हैं। दल बदल की राजनीति लगातार चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है, तो कोई नई बात नहीं है। तो राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से अभी खबर सामने आई है कि यहाँ पर तेज प्रताप ने अपने ससुर चंद्रिका राय पर कई हमले बोले हैं, न सिर्फ चंद्रिका राय पर बल्कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए, कितना उचित समझते हैं इसे? तो फिलहाल जवाब देने के मूड में नहीं लगता है, जवाब नहीं दे पाए हैं, फोन कट गया, फिर से साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चले कि तेज प्रताप ने ससुर चंद्रिका राय पर जुबानी हमला बोला है। ससुर के जेडीयू में शामिल होने से बौखला गए हैं तेज प्रताप, और बौखलाए हुए तेज प्रताप ने साफ तौर पर न सिर्फ अपने ससुर पर बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी यहां पर टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी चंद्रिका राय को वो नहीं जानते हैं। ये भी कहा है कि उनके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है चंद्रिका राय की। लेकिन सबसे बड़ी बात की कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमलावर हो चुके हैं अपने ससुर पर। तेज प्रताप लगातार अपने ससुर पर कई बार इस तरह के हमले बोलते रहे हैं। कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जा सकता है, ऐसे में इस तरीके की टिप्पणी करना कितना ठीक है, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। जेडीयू में शामिल हो गए हैं, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जेडीयू में क्यों शामिल हो रहे हैं आरजेडी के विधायक? क्या आरजेडी में यहाँ किसी तरह की कोई मतभेद चल रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत है? तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है तेज प्रताप का, क्या कुछ आरोप उन्होंने, किस तरीके की टिप्पणी अपने ससुर और पत्नी पर की है। तो अपना परिवार है ना, वहाँ हमारी सिस्टर है, सिस्टर से मिलने गए। चंद्रिका राय कल तेज प्रताप जी ज्वाइन कर लिए हैं जदयू, आपके बारे में काफी भला बुरा उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई पार्टी क्यों नहीं करती है? पहली बात की पर्सनल मैटर है तो इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और कोर्ट से मनाही है कि इस पर नहीं बोलना है। लेकिन पार्टी तोड़ दी है वो। अब पार्टी उनके तोड़ने से थोड़ी ना पार्टी टूट जाता है। हमारा तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में आके फरिया है। पार्टी तोड़ रहे हैं, 3 विधायकों को लेके गए, बोले कि पूरी पार्टी खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे? उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है? जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जेडीयू में जाने से कुछ फायदा होगा जेडीयू को? कोई फायदा नहीं है। जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में टूट करके हमारे पास आने वाले हैं, 4-5 दिन में हम आपको न्यूज देंगे खुद। तेज प्रताप जी, नीतीश जी क्या चाहते हैं? नीतीश जी चाहते हैं कि आप लोगों को कमजोर किया जाए? नीतीश जी हो या आरएसएस हो, ये लोग तो शुरू से यही लोग चाहते हैं कि कमजोर हो, लेकिन हम लोग कमजोर थोड़े होते हैं, हम लोग तो उभर करके आया सामने। तो इस पूरी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। नमस्कार। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी हमने खबर दिखाई है कि यहाँ पर तेज प्रताप अपने ससुर यहाँ पर चंद्रिका राय पर ही भड़कते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जेडीयू से हाथ यहाँ पर मिला लिया है, क्या कहेंगे इस पर? न सिर्फ चंद्रिका राय बल्कि अपनी पत्नी पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी के व्यक्तिगत मामले पर मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका जो घर का मामला है वो पर्सनल मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राजनीतिक जहां तक विषय है, लेकिन बात ये हैरान करता है अरविंद जी कि ये पर्सनल मामला है, लेकिन पर्सनल मामले को यहाँ पर खुले तौर पर वो यहाँ अपनी पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनल चीजें घर में होती हैं, लेकिन यहाँ साफ तौर पर बाहर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। नारी उत्पीड़न पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। ये उनका पारिवारिक मामला है। वो लोग बिहार में जा रहे हैं, नेतृत्व करने के लिए परेशान है और नारी उत्पीड़न कर रहे हैं। ये विषय उनका अपना है, घर का मामला। उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि राजद का नाश होना तय है। देखिए, जनता ने चाहा तो उनके राजद के पूर्व मुख्यमंत्री जी कहां बैठे हैं, आप देख लीजिए कहां से वो राजनीति कर रहे हैं। और राजद का सुफड़ा साफ हो जाएगा अगर जनता उनको ऐसा नकारेगा कि कहीं के न रहेंगे। आप देखते रहिए, राजद जो चुनावी विषाद, चुनावी कलाकारी कर रहा है, उससे कुछ नहीं होता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। जनता सब बात समझता है, जनता जानता है कि शिकारी है, शिकार करने के लिए मौसम में आए हैं। उसके बाद ये फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे, फिर वही नजर आएगा
बिहार में गुंडागर्दी, वही थाने में जाएंगे केस दर्ज नहीं होगा, रोड दिखाई नहीं पड़ेगा, पढ़ाई चौपट हो जाएगा, अस्पताल में कुत्ता सुतेंगे। ये सारा विषय को पब्लिक देख चुका है। जनता इन पर विश्वास करने वाला नहीं है। जनता लेकिन अरविंद यहाँ पर सवाल, अरविंद जी यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर आरजेडी के जो तमाम लोग हैं ये जेडीयू में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, उनको अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। वे अपने कलाकार नेतृत्व का पहचान आ गया है, इसलिए वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। वो अपने नेतृत्व का हकीकत उनको समझ में आ गया है, अपने नेतृत्व के कलाकारी को समझ गए हैं। वो समझ गए हैं कि अमीरों की पार्टी है, गरीबों का माला जपना और रात दिन अमीर अमीर बनना, खुद अमीर बनना और अमीरों को तरजीह देना उस पार्टी की नियति बन गई है। उस पार्टी में सिर्फ रुपये वाले का कुछ है। यानी कहीं ना कहीं अरविंद जी आप ये मानेंगे कि आरजेडी के अंदर खुद से ही जो मतभेद है पार्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है और यही वजह है कि लोग अब आरजेडी छोड़ के जेडीयू में जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम तेज प्रताप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आरजेडी के हो सकता है कम लोग जाए वहां पर, लेकिन जेडीयू के लोग लगातार आरजेडी से जुड़ रहे हैं। देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। कुछ मतलबी लोग जो जान रहे हैं कि मैं अपना चुनाव हार जाऊंगा, अपने चुनाव क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, जनता में सरकार में रहते हुए किस मुंह से जाएंगे, वो लोग जरूर आरजेडी में जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी सत्ता में नहीं है। आरजेडी सरकार के गुनाहों के लिए उजागर करने के लिए न विपक्ष होता है, और उस विपक्ष से लोग आ रहे हैं सत्ता दल में। इसका मतलब कि सत्ता दल इनसे बहुत मजबूत है। सत्ता दल पर जनता का विश्वास है और विपक्ष पर अविश्वास है। ये विषय को समझ लीजिए और इसको जितना अच्छा से वो खुद भी समझें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वहीं मृत्युंजय को जब हमने जोड़ा तो उन्होंने कुछ भी कहने से यहाँ इनकार कर दिया। यानी कहना तो बहुत दूर की बात है, फोन ही उन्होंने काट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कहां तक जायज है, क्योंकि एक तरफ ये कह सकते हैं कि पर्सनल मामला है, लेकिन पर्सनल मामला जब सबके सामने इस तरीके से टिप्पणी करके तेज प्रताप बोल रहे हैं तो वो पर्सनल नहीं रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रिका राय पर ये पहला हमला नहीं था, इससे पहले भी अपने ससुर पर वो कई बार हमला कर चुके हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर बयान दिया है, जिसमें पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव 1 मिनट भी आपको मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहते थे। इन दोनों ने मिलकर आपका वध किया था। ऐसी परिस्थिति में आप अगर महागठबंधन में बेइज्जत हो रहे थे तो क्या एनडीए में आपको सम्मान मिलने वाला है? उन्होंने जीतन राम मांझी को यहां परजीवी दलित नेता कहते हुए कहा कि आज बिहार को एक मजबूत दलित की जरूरत है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पप्पू यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी को ऑफर दिया था उन्होंने, लेकिन वो साथ नहीं आए। सुदबुद्धि दे संबुद्धवादी सीट उन्होंने मिलकर किया था आपका। आज कहां से अच्छे हो गए मुझे नहीं पता। आप बेइज्जत हो रहे थे ये तो समझ में आता है, आज नहीं बेइज्जत हो रहे थे। हमेशा से दशरथ मांझी से लेकर चौधरी से लेकर रमाई से लेकर जीतन राम मांझी आपको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहा था, और आज आपको कैसे अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं जीतन राम मांझी जी, आपको मैंने कहा था आइए, लेकिन आपको अच्छा नहीं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट से टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। हम मोकामा विधानसभा की बात करें तो यहां बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। बाढ़ जिला बीजेपी प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने जिला अध्यक्ष सियाराम सिंह को बायोडेटा सौंपकर मोकामा से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टुनटुन सिंह ने प्रदेश बीजेपी नेताओं से अपनी उम्मीदवारी मांगी है। बाढ़ संगठन जिला के अंतर्गत हमारे 4 विधानसभा आते हैं, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर और कदमा।
2 विधानसभा पर तो हम लोग ऑलरेडी मेरा निवर्तमान विधायक यहाँ से हैं, और जो मोकामा और फतुआ में हम लोग का प्रयास है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़े, एज जिला अध्यक्ष मेरा प्रयास रहेगा। और हम लोग 3 कैंडिडेट मोकामा में हम लोग चिन्हित भी किए हैं जिनको लड़ाना है। उसी तरह से फतुआ में भी हम लोग 3 कैंडिडेट जो हम लोग चिन्हित किए हैं, जिस पर हम लोग उम्मीदवारी प्रदेश के अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से बात कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में लगातार यहां पर कई तरह के बयानबाजियां भी हो रही हैं, कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिस्तिका हसन ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक अंसारी जी तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। दरअसल पिछले दिनों इरफान अंसारी योगा टीचर राफिया पर उनके कपड़े और पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पहुंच गए थे, जिसके बाद उनका चौतरफा विरोध हो रहा था। खुद उनकी पार्टी में ही लोगों ने उनका विरोध जताया था। इस मामले में इरफान अंसारी पर केस भी हुआ था, जिस पर न्यायालय के समक्ष अब विधायक अंसारी राफिया को बहन बताते नजर आए। मिस्तिका ने कहा कि ये वो लोग हैं जो मोदी जी के द्वारा 3 तलाक पर कानून बनाने के बाद
सर्वाधिक विरोध कर रहे थे। इनकी मानसिकता केवल पुरुषवादी सोच की है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये विधायक इरफान अंसारी जी ही है जिनको कल तक राफिया का योग करना अंग प्रदर्शन लग रहा था। टीवी लाइव डिबेट में ये उनका जो है सरेआम उनका विरोध कर रहे थे और आज वो उनको छोटी बहन की उपाधि दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि क्या आप अपनी बहन के लिए आप इस तरीके का अपशब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचने वाली बात है कि अपनी सारी सामाजिक मर्यादाएं को जो है विधायक जी भूल चुके हैं और ऐसे लोगों को कानूनी आईना दिखाना बेहद जरूरी है ताकि समाज में महिलाएं जो है स्वतंत्र रूप से अपने मन मुताबिक वो विकास कर सके, काम कर सके और आगे बढ़ सके और समाज और देश का दोनों का नाम जो है वो रोशन कर सके। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, यहाँ पर जिस तरीके से इरफान अंसारी ने एक योगा टीचर के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी उसके पहनावे को लेकर, जिसके बाद चौतरफा इसको विरोध भी हुआ, खुद उनकी पार्टी के लोगों ने भी उनका विरोध किया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन के लिए आपको लगातार इस चीज के लिए सुर्खियों में रहते हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने जो योगा टीचर को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की थी, योग को लेकर के उन्होंने कहा था कि योग नहीं है बल्कि वो अंग प्रदर्शन करती हैं, उनके कपड़ों को लेकर के वो टिप्पणी किए थे। अब इस मामले पर उनके जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने भी इसका विरोध जताया था। खुद प्रदेश कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है उन्होंने भी बाकायदा इसके लिए अपना विरोध जताया था। बाद में इस मामले पर राफिया ने केस भी किया था उन पर। अब न्यायालय के सामने अब राफिया को अपनी बहन बताया और इस पूरे मामले को, चूंकि बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर के बढ़ चढ़ कर उठाया था और ऐसे में अब इरफान अंसारी का बयान आता है कि राफिया मेरी छोटी बहन है और बाबूलाल मरांडी के बहकावे में जनता ना आए। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा, उसको पूरे राज्य ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से इरफान अंसारी जो है अपने बड़बोलेपन के लिए जाने तो किस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी राफिया को लेकर के और अब वो सीधे सीधे अपने बयान से बदल गए हैं और राफिया को अपनी बहन बता रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पे कहीं न कहीं एक तरह से अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें इस मामले में जब वो अपने बयान से पलट गए हैं तो आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, पार्टी की तरफ से कांग्रेस में निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर उनका विरोध तो हुआ जरूर, लेकिन इस विरोध कोई कार्रवाई पार्टी ने कोई ऐसा कोई कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चलिए कि किशनगंज में भी कोरोना महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए लॉकडाउन के नए नियम लागू हो चुके हैं। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन का खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत पुआखाली पंचायत में नजर आया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पंचायत भवन में आए दिन आधार कार्ड सुधार कार्य को लेकर कई जगहों पर यहां लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ जमा होती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर एक भीड़ इकट्ठा करके लोग यहां पर बैठे हुए हैं। किसी ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। लोगों को ना तो नियम पालन करने की कोई परवाह है, ना ही प्रशासन का कोई खौफ है। लोगों की ये भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना को निमंत्रण जरूर दे रही है। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों के अंदर से जो कोरोना का डर है वो खत्म हो चुका है। किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भीड़ में आराम से खड़े होकर यहाँ काम कराने के लिए पहुंच रहे हैं। के लिए तो लाइन पर आना पड़ेगा। 3 दिन से घूम रहे हैं हम, आज चौथा दिन है मेरा लाइन। ये 3 दिन से आ भी रहे हैं, फिर भी आप भीड़ का सामना कर रहे हैं, क्या कारण है? छोड़ देने से तो फिर मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। कि सरकार का व्यवस्था सही नहीं है। सरकार को अलग यहाँ 2-4 केंद्र देना चाहिए, जिससे ये सोशल डिस्टेंस जो बना रहे। तो शेखपुरा सदर अस्पताल से 1 सप्ताह पहले बच्चा चोरी हो जाने के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं एनएमसीएच से गायब हुए रंजीत कुमार का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अभियान समिति अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कहा कि वो इस संबंध में डीजीपी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो रालोसपा आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएगी।
तो लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज में लोगों की आवाजाही कम हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज नशे का अड्डा बनता जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाने जाएंगे, जिसमें पूर्णिया से ये तस्वीर मिली है। आपको बता दें कि पूर्णिया का बनमनखी गोरेलाल महतो महाविद्यालय नशे का अड्डा बनता चला जा रहा है। शाम होते ही महाविद्यालय में नशे करने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कॉलेज में भारी मात्रा में यहाँ पर कोकेन के खाली बोतल, माचिस समेत कई आपत्तिजनक चीजें पाई गईं। इस पूरे मामले के बारे में कॉलेज के प्रधानाचार्य को खबर तक नहीं है। ध्यान में लाया गया है तो इस पर हम विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, इस तरह के सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो है ये उसी जागरूकता कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और हम इस पर निश्चित रूप से संज्ञान में लेते हुए अभी हम देखेंगे, इसके आधार पर जो भी हो सके बन पड़ेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कुमारपुर गांव में एक घर से उत्पाद विभाग की टीम ने 40 कार्टून शराब बरामद किया है। इस संबंध में यहां उदा किशनगंज के एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और मधेपुरा की एक्साइज टीम को बुलाया गया और नेतृत्व में छापामारी कराई गई। सतीश मेहता के घर पे ये दारू का कारोबार हो रहा था। उसके पिता को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और वो तो भागने में सफल हो गया और 40 कार्टून दारू बरामद हुआ है। बाकी कानूनी कार्रवाई हम लोग उस पर करेंगे। तो एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और लगभग 40 कार्टून शराब बरामद की है। बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कुमारपुर गांव के एक घर से उत्पाद विभाग की टीम ने 40 कार्टून शराब बरामद की है। इस संबंध में यहां उदा किशनगंज में एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर ही वो छापेमारी करने के लिए पहुंचे। जहां छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं 40 कार्टून शराब भी उनको बरामद हुई है। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।